सुप्रभात, राम राम। मैं दिनेश सर आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दिनेश हिंदी वाले। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग इसको पहुँचा रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का विषय जो कि हम लोगों ने हिंदी भाषा का जो व्याकरण पढ़ रहे हैं पेडागोजी पढ़ रहे हैं उसी में यूनिट नंबर 4 भाषा का व्याकरण में महत्व उसको समझ रहे हैं। तो उसी में आज की जो हमारी श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हैं और अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। उसका जो पार्ट 2 है उसके लिए हम लोग तो आज पार्ट 2 में हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो है व्याकरण के अर्थ से। पिछली क्लास में आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा कि व्याकरण क्या है ना? और आज हम लोग शुरू करते हैं व्याकरण के महत्व से या अर्थ से और उसके महत्व वगैरह तक पहुंचेंगे। भाषा के नियमों और संरचनाओं का अध्ययन, इसे उसका अर्थ क्या समझ सकते हैं? यह भाषा के विभिन्न पहलुओं जैसे कि शब्दों, वाक्यों, अर्थों और ध्वनियों के बीच संबंध को समझने में और विश्लेषण करने की एक प्रक्रिया के रूप में यूज किया जाता है। इसी को हम लोग व्याकरण के अर्थ के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। वो प्रक्रिया में कौन-कौन सी चीजें होती हैं? तो पहला होता है भाषा की व्याख्या करना कि भाषा क्या है? भाषा का विश्लेषण करना, पृथक-पृथक या विग्रह करके बताना, समझाना, अगर नहीं आ रहा है उसकी व्याख्या अगर समझ में नहीं आ रही तो। किसी भाषा को समझने या जानने के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। यदि हम व्याकरण नहीं समझ पाते हैं, किसी भाषा का अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होता है, तो हम उस भाषा की जो बारीकियाँ हैं, उससे छूट जाते हैं, उससे अनभिज्ञ हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। चलिए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। व्याकरण में निम्नलिखित पहलू शामिल किए जाते हैं। पहला है शब्द व्याकरण जिसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। शब्दों की संरचना और रूपांतरण करना। शब्दों की संरचना जैसे मान लीजिए हम लोग शब्द लिखते हैं, जैसे हम लोगों ने लिखा कल। अब इसी में यदि मैं आ का स्वर जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? काल। और इसी में मैं ला में जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? कला। ये शब्द व्याकरण के अंतर्गत आ सकते हैं। वाक्य व्याकरण जिसको सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स मतलब होता है कि आप लोगों ने ये जो शब्द लिखे हैं, है ना, उनको एक व्यवस्थित ढंग से जमा देना। अर्थ व्याकरण जिसको कहते हैं सेमेंटिक्स, शब्दों और वाक्यों के अर्थ का अध्ययन रखना। व्याकरण में क्या होता है? वाक्यों की संरचना और रूपांतरण होता है, जो कि अगर आप लोग देखें तो वाक्य जो होते हैं ये शब्द से मिलकर ही बनते हैं। और शब्द जो होती है एक ध्वनि से मिलकर बनती है और ध्वनियाँ दो प्रकार की होती है, एक होती है स्वर और एक होती है गूंज। सुना होगा आप लोगों ने, जब मैं आपको वर्णमाला वगैरह समझाऊंगा तब और बता दूंगा। ध्वनि व्याकरण, फोनोलॉजी, ध्वनियों की संरचना और रूपांतरण करना। ध्वनियों की संरचना मतलब जैसे अगर हमने अभी ध्वनि लिखी तो ये की ध्वनि है। हमने लिखा आ तो ये बड़ा आ की ध्वनि है। ऐसे ऐसे ही अगर हम स्वरों के साथ, व्यंजनों के साथ अगर स्वरों को जोड़कर मात्राएं लगाना शुरू कर दें तो नई नई संरचनाएं बनना शुरू हो जाएगा। वाक्य रचना जिसको सिंटैक्स कहते हैं। वाक्य संरचना का सिंटैक्सिक्स कहते हैं। वाक्यों की संरचना, है ना, ये वाक्य की व्याकरण है और ये संरचना है। तो वाक्य की संरचना की बात करें तो संरचना दो प्रकार से होती है। एक होती है अर्थ के आधार पर और एक होती है रचना के आधार पर। अब वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगले बिंदु तक चलते हैं। व्याकरण का महत्व कहाँ कहाँ बढ़ जाता है? तो व्याकरण का महत्व भाषा की स्पष्टता और संगति के लिए बढ़ जाता है। भाषा की स्पष्टता मतलब क्या? जब हम कोई भाषा बोल रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो उसकी स्पष्टता होनी चाहिए, संगति होनी चाहिए, मतलब वाक्य संरचना और आपकी अर्थ संरचना में थोड़ी सी संगति होनी चाहिए। भाषा के नियमों को समझने में मदद मिलती है। भाषा के नियमों को समझना मतलब, अब भाषा के नियम की बात करें, जैसे अगर हम लोग संधि समझ रहे हो, तो संधि के अपने नियम होते हैं कि यदि हम छोटे अ और छोटी ई का मेल करा दे तो ये ए स्वर की तरफ बनता है। तो ये संरचनाएं समझने में भी हमें मदद करती हैं। अब इसको क्या कहते हैं? तो इसको संयुक्त स्वर कहते हैं। अगर हमने स्वर अच्छे से पढ़े होते तो बन जाते। इसको हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसको भी ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, ये दीर्घ स्वर कहलाता है, संयुक्त स्वर कहलाता है। ठीक है,
ये स्वतंत्र स्वर कहलाते हैं। ठीक है। लेखन और बोलने की क्षमता को विकसित करते हैं। यदि हम किसी बात को अच्छे से सुनते हैं तो हमारा लिखना और बोलना बड़ा सहजता से हो जाता है। भाषा के अर्थ और संदर्भ को समझने में मदद करते हैं। भाषा के सीखने और सिखाने में मदद करते हैं। ये बहुत जरूरी है। महत्व कहाँ है व्याकरण का? ठीक है। और जो लोग पढ़ते हैं उनको समझ में भी आ रहा होगा। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या है? तो भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना और सीखना, मतलब चारों कौशल यहाँ पर शामिल हो चुके हैं। सब एक दूसरे पर आधारित होते हैं। बालकों को भाषा के नियमों का ज्ञान करवाना। ठीक है। जैसे संधि के नियम होते हैं, है ना, स्वर के होंगे, व्यंजन के होंगे, सबके नियम होते हैं। वर्णमाला को पढ़ने का अपना एक तरीका है ना। बालकों में भाषा के मूलभूत कौशल का क्रम विकास करना, है ना। LSRW, ये क्रम होता है। लिसनिंग, स्पीकिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग। ध्वनि ज्ञान, शब्द शक्ति, शुद्ध वर्तनी, अक्षरबोध, ये सब हमें सीखना होता है। शब्द युग्म, ये सब हमें ज्ञान प्राप्त करना होता है। ध्वनि ज्ञान में वर्णमाला आ जाएगा। शब्द शक्ति में शब्द अगर देखे जाए तो पांच प्रकार की शब्द शक्ति शब्द देख सकते हैं हम लोग, जिसमें इतिहास के आधार पर होते हैं, रचना के आधार पर होते हैं, प्रयोग के आधार पर होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं। ये सब सुना होगा। नहीं सुना है तो जब हम लोग शब्द पढ़ना शुरू करेंगे वहां देखेंगे। शुद्ध वर्तनी में देखा जाता है कि वर्तनी किसके लिए हो सकती है, तो भाई स्वर की हो सकती है ना, मात्राओं की लेकर लेकर हो सकती हैं, उच्चारणों को लेकर हो सकती हैं, शब्द संरचना को लेकर हो सकती हैं, ये सब होता है। वाक्य रचना के नियम होते हैं। विराम चिन्ह का उचित प्रयोग सीखना, और वाक्य रचना के नियम होते हैं, उसमें विराम चिन्ह का महत्व सीखना। सही जगह पर सही विराम चिन्ह लगे तो अर्थ की प्राप्ति होगी, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। रचना तथा सृजनात्मकता सीखना, छंद, रस, काव्य, अलंकार, ये सब रचनात्मक चीजें होती है ना। अगर छंद सीख रहे हो तो छंद में आप लोग जब तक छंद के अंगों को नहीं सीखोगे तब तक हम छंद समझ नहीं आ पाएगा कि सोरठा छंद है दी गई पंक्ति में, कि उल्लाला है कि, है ना, कौन सा छंद है, दोहा है कि सोरठा है कि चौपाई है। तो जब तक हम छंद की बारीकियां नहीं जानेंगे वो कैसे हो पाएगा? तो फिर व्याकरण सही तो होता है। रस में भी देखें तो रस शास्त्र शास्त्र में अलंकार की बात होती है। यदि कठोर वर्ण आ रहे हैं जिसको ओज वर्ण कहते हैं, तो वीर रस की बात होती है, रौद्र रस की बात होती है। ये सब हमें कौन सिखाता है? व्याकरण से पता चलता है। अब ये व्याकरण के जो ज्ञाता शिक्षक होते हैं वो उनका कार्य होता है। जैसे मैं अभी आप लोगों के लिए कार्य कर रहा हूँ। व्याकरण की पाठ योजना क्रम निम्नलिखित होती है। यहाँ से एक प्रश्न आता है, इसको क्रम को पूछा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इस क्रम को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आप लोग बना के रख लेना, है ना। ठीक है। याद रखिए ये क्रम से क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अच्छे से लिख कर रख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना अपने पास जमा कर रख। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो भाषा विषय की या विषय जो भी लिखा होता है उसकी परिचय करना। उद्देश्य कथन, ऑब्जेक्टिव, में पाठ के उद्देश्य को बताया जाता है कि पाठ का उद्देश्य क्या है। जैसे हम लोग किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं तब की बात है। प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, विषय को विस्तार से समझाया जाता है कि आप उसको कैसे पढ़ा रहे हो, कैसे समझा रहे हो। एक पूरा प्रस्तुतिकरण देना होता है। प्लानिंग जिसको कहते हैं। सामान्यीकरण, विषय के सामान्य नियमों को बताया जाता है कि हम जो प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं उसमें उनके नियमों का प्रयोग किया जा रहा है। नियमीकरण, ठीक है, रूल्स वगैरह देखे जाते हैं कि विषय के नियमों को सूत्रित किया जाता है, जो हमने नियम पढ़े उसको सूत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। पुनरावृत्ति में पाठ की समीक्षा की जाती है कि जो कुछ हमने पाठ में पढ़ा है उसमें समरी एक टाइप का एक निकाल लेना रिवीजन करने के लिए कि हमने क्या क्या विशेष विशेष बिंदु को पढ़ा है। और होमवर्क, गृह कार्य में छात्रों को अभ्यास के लिए कार्य दिया जाता है, जो कुछ हमने पाठ में पढ़ा है, विषय वस्तु पढ़ा है, उसको रिपीट करें। तो याद रखिए, सबसे पहले तो प्रस्तावना होता है, फिर उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण, नियमीकरण, पुनरावृत्ति और गृह कार्य। अगर आप इन सभी बिंदुओं को क्रमवार देखें तो ये क्रम पूछे जाते हैं, इनके क्रम से क्वेश्चन आता है। क्रमवार से प्रश्न पूछा जाता है, समझ रहे हो। चलिए, अब यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात रह जाएगी
कि जो हमारी व्याकरण शिक्षण है, उसकी विधियाँ कौन-कौन सी होती हैं। तो व्याकरण शिक्षण की अगर बात करें, तो व्याकरण शिक्षण की 2 प्रकार की विधियाँ हैं, एक है प्राचीन विधियाँ और एक है आधुनिक विधियाँ। प्राचीन विधियों में पहली है परायण विधि, दूसरी है व्याख्या विधि, तीसरी है सूत्र विधि और अव्याकृत विधि। इनसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएँगे। परायण विधि में क्या होता है, व्याख्या विधि में क्या होता है, क्वेश्चन जब आप लोग आगे देखेंगे ना, तो बहुत समझ में आएगा। मैं एक-एक को डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। आगमन विधि से क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निगमन से देख सकते हैं, आगमन निगमन से देख सकते हैं, अनौपचारिक विधि होती है, समवाय विधि होती है जो निबंध में शिक्षण में काम आती है, व्याकरण अनुवाद विधि होती है जिसको भंडारकर विधि कहते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखें 2018 में और 2011 में और 2022 में, ये जो पेपर हुए हैं, ये पेपर तो हालांकि 2018 वाला 20-22 के आसपास कंप्लीट हुए हैं। तो ये जो पेपर है वर्ग 1, 2, 3 के, इनमें अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे ना, तो इन सब से क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसके एमसीक्यूज भी आप लोगों के लिए करा दूंगा, उससे आप लोग घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये जो विधियां हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे अभी विस्तार से। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, सबसे पहली विधि जो है उसको एडॉप्ट करते हैं, और पहली विधि जो हमारे पास है वो है प्राचीन विधि। और प्राचीन विधियों के अंतर्गत हम लोग पहली विधि पढ़ेंगे परायण विधि। परायण विधि में क्या होता है कि एक व्यक्ति परायण कराने वाला होता है जिसको पारायणिक कहते हैं। पारायण का मतलब होता है कि बच्चे सामने आपके बैठ जाएंगे और कोई एक व्यक्ति होगा, कोई एक गुरु, एक शिक्षक होगा जो सामने बैठकर उनको अध्ययन कराया रहा है। ठीक है, उसका अध्ययन करा रहे हैं, उसका अभ्यास करा रहे होते हैं। जब तक एक सूत्र या एक मंत्र या एक श्लोक जब तक याद नहीं हो जाता, तब तक आगे नहीं बढ़ते। इसका प्रयोग महर्षि पाणिनि द्वारा किया गया था। परायण विधि का प्रयोग करने वाले अन्य विद्वानों में महर्षि पतंजलि का नाम आता है, कात्यायन का नाम आता है और राजा भृतहरि का नाम आता है जो उज्जैन के शासक रहे। कात्यायन की बात करते हैं, पतंजलि की बात करते हैं। इस विधि में नियमों को रटना तथा बार बार आवृत्ति करना होता है। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि परायण विधि में कोई एक व्यक्ति, कोई एक गुरु, कोई एक शिक्षक, कोई एक अध्यापक आपको कोई एक नियम बताएगा। उस नियम को आपको बार बार रटना होता है, याद करना होता है और आवृत्ति के साथ चलना होता है, आवृत्ति करना होता है। परायण कराने वाला पारायणिक कहलाता है। जैसे व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण कहलाता है, वैसे ही परायण कराने वाला पारायणिक कहलाता है। क्या कहलाता है? पारायणिक। अब पारायणिक क्या होता है वो देखिए। पारायणिक एक ऐसी विधि है जिसमें किसी विषय को गहराई से समझने के लिए उसे बार बार पढ़ा और समझा जाता है, जब तक अच्छे से गहनता से उसका मीनिंग न निकल जाए। यह विधि विशेष रूप से व्याकरण, दर्शन शास्त्र और अन्य विधाओं में उपयोग की जाती है। ब्रह्मचारी पूर्वाभिमुख मतलब जो अध्ययन कर रहे होते हैं, छात्र होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, या वे ब्रह्मचारी होते हैं उस समय, तो वो पूर्वाभिमुख मतलब पूर्व की दिशा की तरफ मुख कर कर कुशासन पर, जो एक आसन होता है बैठने का, उस पर बैठकर परायण कर रहे होते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं। परायण करते समय बीच में अन्य विषयक वार्ता नहीं हो सकती। यहाँ से क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन है। इस वाले से क्वेश्चन बनेगा, इससे क्वेश्चन बनेगा, है ना? इन सभी बिंदुओं से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, पारायणिक के 3 चरण होते हैं। पहला, पाठ या पढ़ना। आप पुस्तक को ध्यान से पढ़ते हैं और अपने अर्थ को समझने और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। पारायणिक मतलब कौन पता है? यहाँ अध्यापक की बात हो रही है या गुरु की बात हो रही है। ठीक है, मनन विचार करना। आप पुस्तक के विभिन्न भागों के बीच से के संबंधों को समझने के लिए विचार करते हैं और उनके अर्थ को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। निध्यासन, आत्मसात करना। जो कुछ आपने पढ़ रखा है उसको आत्मसात करना, जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं और इन्हीं चीजों को फिर छात्रों तक पहुंचाने का कार्य भी करते हैं। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक में एक श्लोक दिया है, अहिंसा परमो धर्मः। इसका पहला चरण देखिए, पाठ। आप श्लोक को पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं, कोई कर्म।
चरण मनन करते हैं, आप विचार करते हैं कि अहिंसा क्या है ना? ये क्यों की जाती है? कैसे है? किस लिए है? किस कारण से? किससे कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? इसका अर्थ क्या है? इसका महत्व क्या है? इसकी उपयोगिता क्या है? इसका जीवन में क्या औचित्य है? इसे कैसे पार पाया जाए? इसको मनन कहते हैं। और जब इस पर मनन कर देते हैं, तो निध्यासन हो जाता है। आप इस श्लोक को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं और अहिंसा को धर्म के रूप में हिंसा क्या है पहले तो वो समझते हैं। हिंसा से कैसे दूर हटे या कैसे बचे, तो फिर अहिंसा के पास आए। समझ रहे हैं आप? इस प्रकार पारायणिक विधि आपको किसी विषय को गहराई से समझने में मदद करती है और आपको उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित भी करती है। ये है विधि का पूरी व्याख्या। अब है नंबर दूसरी विधि, व्याख्या विधि। इसका प्रयोग महर्षि पतंजलि ने किया था। व्याख्या विधि, व्याख्या विधि नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज को विस्तार से समझाना। इसमें भाषा की प्रायोगिक पक्ष की बजाय व्यावहारिक पक्ष पर आधारित होती है और यही से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि भाषा की प्रायोगिक पक्ष की बजाय व्यावहारिक पक्ष पर आधारित कौन सी विधि होती है? 4-5 ऑप्शन दे देगा। व्याख्या विधि के 4 अंग होते हैं। सबसे पहले चर्चा करना, उदाहरण देना, प्रत्युदाहरण देना और वाक्य से आधार वाक्य निर्धारण करना। चर्चा, विवेचना, इसमें विषय की विस्तृत चर्चा की जाती है जिसमें उसके विभिन्न पहलुओं को समझा जाता है, समस्याओं तक पहुंचा जाता है। फिर उदाहरण, सहायक उदाहरण, इसमें विषय को समझने के लिए उसी की जैसे कुछ उदाहरण या कुछ मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें दी जाती है प्रस्तुतिकरण के तौर पर। विषय की व्याख्या को स्पष्ट कर दी। प्रत्युदाहरण, विरोधी उदाहरण। प्रत्युदाहरण का मतलब होता है जो उदाहरण दिया है वो तो उस विषय वस्तु को समझने के लिए है, फिर एक उदाहरण वो भी दिया जाता है जो उस विषय वस्तु के विरोध को भी दर्शा रहे होते हैं कि ये नहीं करोगे तो क्या होगा। इसमें विषय के विपरीत उदाहरण दिए जाते हैं जो विषय की व्याख्या को और अधिक स्पष्ट कर देते हैं। ठीक है। वाक्य व्यवहार, निष्कर्ष या सारांश पर पहुंचना। इसमें विषय की व्याख्या का निष्कर्ष निकाला जाता है जो विषय के मुख्य बिंदुओं को सारगर्भित कर देता है, सारांशित कर देता है ना। विषय तो बहुत बड़ा होगा और उसमें से कुछ ही बिंदुओं को निकाला जाता है जो जीवन के लिए होगी। शब्दार्थ विधि का विकसित रूप व्याख्या विधि है। याद रखिए, शब्दार्थ विधि ये भी एक शब्दार्थ विधि होती है जिसमें किसी शब्द का अलग अलग अर्थ निकाला जाए। सतो शब्दार्थ विधि का विकसित रूप ही व्याख्या विधि कहलाता है। ऐसा भी एक क्वेश्चन आएगा। फिर क्वेश्चन तैयार हो गया, व्याख्या विधि निगमन विधि के समकक्ष है। फिर एक क्वेश्चन बन गया कि व्याख्या विधि किस विधि के समकक्ष कहलाती है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? व्याख्या विधि के प्रयोगकर्ता कौन थे? तो महर्षि पतंजलि थे। व्याख्या विधि समझ रहे हो? अगला प्रश्न देखिए, किस विधि के या किस विधि में प्रयोग की अपेक्षा व्यवहार पर अधिक बल दिया जाता है? व्याख्या विधि। शब्दार्थ विधि का विकसित रूप किसे कहते हैं? व्याख्या विधि। ये सारे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखिए, शब्दार्थ विधि का विकसित रूप किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? व्याख्या विधि। व्याख्या विधि किस आधुनिक विधि के समकक्ष है? तो आगमन और निगमन तो आंसर है। और भी 4 ऑप्शन देंगे वहां पर। व्याख्या विधि के कितने अंग होते हैं? तो 4 अंग होते हैं, चर्चा, उदाहरण, प्रत्युदाहरण, वाक्य साधन, वाक्याधि व्यवहार, वाक्याधि व्यवहार। समझ रहे हो आप लोग? अगली विधि है सूत्र विधि। व्याकरण के नियमों को सूत्र के माध्यम से बताया जाता है, उसे सूत्र विधि कहते हैं। अध्यापक अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं इसमें। सूत्र विधि में पांडित्य का मतलब समझ रहे हो? इसमें यह शिक्षक केंद्रित विधि है साहब। इसमें शिक्षक ने जो कुछ बता दिया वही बच्चा ग्रहण कर लेता है, रट लेता है। समझने की तो बात ही नहीं है, पर ग्रहण कर ले। पांडित्य का प्रदर्शन करता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिकूल है ये, मतलब उसके अनुकूल नहीं है। क्योंकि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या कहते हैं कि शिक्षक जो भी कार्य कराए, शिक्षा जो है वो बच्चे के आधार पर होनी चाहिए, बच्चा केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं। इसके अन्य नाम है प्राचीन विधि, पांडित्य विधि, परंपरागत विधि। और सदियों से यही चली आ रही थी। आज के समय में या वर्तमान में यह लागू पूरी तरह से नहीं होती।
सूत्र विधि एक पारंपरिक शिक्षण पद्धति है जिसमें व्याकरण के नियमों को सूत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, मतलब रटा दिया जाता है। इस विधि में अध्यापक व्याकरण के नियमों को सूत्र के रूप में प्रस्तुत करता है और छात्रों को उन्हें याद करने की अपेक्षा करता है कि छात्र उन्हें रट ले। तो इसको हम रटन विधि भी कह सकते हैं। कौन सी प्राचीन विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिकूल होती है? तो आंसर है सूत्र विधि। कौन सी विधि है जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुकूल होती है? तो आगमन विधि। इसमें क्या होता है कि पहले समस्याओं को समझा जाता है, चीजों को देखा जाता है। तो अभी देखेंगे हम लोग आगमन विधि क्या है। ये आधुनिक विधि में है ना, इसीलिए। अगला देखिए, सूत्र विधि के नुकसान क्या क्या है, हानि क्या क्या है? हानि क्या क्या है? यह विधि छात्रों की समझ को बढ़ावा नहीं देती, क्योंकि जब उनके सामने सब कुछ प्रस्तुत है तो उसको अपने दिमाग लगाने की या विचार रखने का तो मौका ही नहीं मिल रहा है ना। अपना दिमाग लड़ाने का तो मौका ही नहीं मिल रहा। टीचर ने सूत्र लिखा है, नियम लिखा है, रटा दिया। वो अपना तो कुछ विचार प्रस्तुति नहीं कर पा रहा है ना। यह विधि छात्रों को व्याकरण के नियमों को याद करने पर ध्यान केंद्रित करती है, ना कि उनके अर्थ और उपयोग को। उस व्याकरण के नियम को समझ लिया, उसका अर्थ और उपयोग कहाँ है या ये क्यों बना, किसे, बिल्कुल नहीं। यह विधि अध्यापक केंद्रित, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि शिक्षक केंद्रित है, जिसमें अध्यापक का पांडित्य प्रदर्शित नजर आता है या प्रदर्शन। यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है, जो छात्रों की सक्रिय भागीदारी और समझ को बढ़ावा देने पर जोर देते हैं। प्रतिकूल है। देखिए, यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रतिकूल है, जो छात्रों की सक्रिय भागीदारी और समझ को बढ़ावा देने पर जोर देती है। सक्रिय मतलब देखो, इसमें छात्र तो सक्रिय रूप से आ जाएंगे, और मनोवैज्ञानिक तौर पर या जो उनकी समझ है या सोच है, ये जो है ना यहाँ, इसको बाधित कर दे रहा है ना, इसको बाधित कर दे रहा है। अगला देखिए, अव्याकृत विधि या सिद्धांत, ये चौथी विधि है। भाषा शिक्षण के इस सिद्धांत के अनुसार बालक को व्याकरण व्याकरण की आवश्यकता ही नहीं मानी गई है। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी भाषा का स्वतः विकास होता है, अतः इस सिद्धांत के अनुभागियों के अनुसार व्याकरण शिक्षण अनिवार्य नहीं माना। भाई देखिए, इसका भी अपोज कर दिया लोगों ने। ठीक है, अगर व्याकरण के नियमों को, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कई वर्षों से, जब लगभग मुझे 14 वर्ष हो गए कंपटीशन में पढ़ाते पढ़ाते, इन 14 वर्षों में मैंने देखा है कि बच्चों को जब तक हम बेसिक चीजें नहीं समझाते ना, तब तक उनका अगर बेस कमजोर है ना साहब, तो आप इधर जब कंपटीशन में आते हैं ना तो उनको वो चीजें एडॉप्ट करने में बड़ा दिक्कतें होती हैं। मैं तो व्याकरण भी कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, देख रहा हूँ बच्चों को ना तो लिखते ढंग से आता है ना पढ़ते ढंग से आता है, सही उच्चारण तक नहीं आते हैं, व्याकरणिक नियमों का तो ज्ञान ही नहीं है। हाँ, पर पास जरूर हो जाते हैं, एग्जाम जरूर निकल जाते हैं, कई सारी चीजें हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको तरीके पता हो जाते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, फिर वो मेहनत करते हैं अभी। जबकि उनको मेहनत ही स्कूली लेवल पर कर लेना चाहिए। तो स्कूल लेवल पर क्या करते हैं हम लोग, केवल पढ़ा, पास किया, खत्म किया। वहां केवल उत्तीर्ण होने की बात हो रही होती है। ठीक है ना, कि भाई ये चीजें लिखी हुई है, इसको पढ़ लो, खत्म। ये चीजें हैं। जबकि जब वही चीजें कंपटीशन जगत में जब यहाँ हो ना, तो उसका स्तर बढ़ जाता है। हालांकि ये सब चीजें स्कूलों में पढ़ाना संभव भी नहीं है और औचित्य भी नहीं है, क्योंकि उस समय बच्चा उतनी बारीकी से ध्यान नहीं दे पाए। वो कहते हैं ना कि जब जिसको जहाँ आवश्यकता होती तभी वही उस चीज को निकालने की कोशिश करता है या पढ़ने की कोशिश करता है। बुजुर्गों ने कहा है ना कि जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदते हैं, तो हमारे यहाँ यही पद्धति चली आ रही है। जब भूख लगेगी तब खाना बनाएंगे, है ना। ऐसी स्थिति है अभी हमारे यहाँ, क्या कर सकते हैं। भाषा के साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान दिया जाता है। इस विधि में अभ्यास पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, याद रखिए ये दो बिंदु इसमें है। व्याकरण बोले वो खुद ही खुद सीख लेते हैं बोले, जबकि नहीं, पहले व्याकरण सिखानी चाहिए, फिर होनी चाहिए। और हमारी स्कूल पद्धति में भी यही चल रहा है। सिलेबस में उठा के देख लीजिए ना, मैं भी हिंदी की 10वीं की पुरानी किताबें उठाकर देख रहा था, उनमें व्याकरण ऐसे लिखिए, पाठ को पढ़ते जाओ, उसके बीच बीच में नहीं साहब, पहले उनको व्याकरण अच्छे से सिखाओ।
व्याकरण की व्यासिका। मैं अगर आप लोगों से कहूँ ना कि वर्णमाला, तो अभी कई सारे लोगों को अभी भी वर्णमाला की बारीकियां नहीं पता है, बेसिक नहीं पता है ऐसा। जो पढ़ा रहे हैं ना हिंदी, उनको भी नहीं मालूम है इतनी बारीकियां है वर्णमाला। अगर ये सब बच्चों को सिखाएंगे ना, तब उनकी हिंदी बेहतर होगी। जिन लोगों ने मुझसे कभी पढ़ा है ना हिंदी व्याकरण को, उनसे पूछिएगा कि कितनी बारीकियां मैं उनको सिखाता हूँ। इसलिए मुझे समय लगता था पढ़ाने में। मेरा विषय 1.5-2 महीने का होता है, लोग पढ़ाते हैं। मैं लगभग 3-3, साढ़े 3-3, 4-4 महीने तक पढ़ाया। क्यों? क्योंकि उसमें बारीकियां बहुत है। टाइम टेकिंग विषय है और वैज्ञानिक विषय है। एक प्रयोग करने वाला विषय है, थ्योरिया बनाने वाला विषय कह सकते हैं आप इसको। प्रैक्टिकल वाला विषय। अगर इनकी बारीकियां नहीं सीखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। किस प्राचीन विधि को भाषा संसर्ग विधि के नाम से जानते हैं? तो इसी को जानते हैं, ऐसा भी कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भाषा संसर्ग विधि के नाम से किसको जानता है? तो अव्याकृत विधि को कहा जाता है। भाषा संसर्ग विधि उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होती है। इसमें भाषा पर अधिकार रखने वाले कतिपय लेखकों की कृतियां पढ़ाई जाती है। मतलब जैसे ये होता है कि जिन लोगों ने जैसे भाषा पर अधिकार कर लिया हो, जिन्होंने व्याकरण वगैरह की किताबें लिखी हो, जैसे आप लोगों ने सुना होगा अम, किशोरीदास वाजपेयी जी, हरदेव बहारी जी, है ना, पृथ्वीनाथ पांडे जी। तो इनकी किताबों को पढ़ाया जाता है बच्चों को कि ये पढ़ लीजिए बस, जिसमें छात्र भाषा के सही रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन यह विधि अपने आप में पूर्ण नहीं है, क्योंकि बच्चे शिक्षक ने या उस विचारक ने क्या सोचकर लिखा होगा, एक शिक्षक से बेहतर बच्चे को नहीं समझा सकता। तो पहले टीचर को उस पर बहुत बारीकी से काम करना होता है, उसके बाद बच्चा समझेगा तो बड़ी आसानी से हो जाएगा उसको समझ में। इसमें हमें निम्नलिखित 4 तथ्यों या बातों पर ध्यान रखनी पड़ती है। सबसे पहली बात, इस विधि में केवल व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा दी जा सकती है। नियमित व्याकरण पढ़ाने के लिए हमें आगमन विधि का ही सहारा लेना पड़ता है। बार-बार आ रही ये आगमन विधि, इसको देखेंगे अभी कि क्या है। इस विधि से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होने में अधिक समय लगता है। क्योंकि बच्चा कब तक मेहनत करेगा उसमें? टीचर का काम है ना कि वो करके दे। शुद्ध एवं अशुद्ध विवेचन करने का कोई आधार न होने के कारण शुद्धता में कमी का स्वाभाविक होना पाया जाता है। इसमें स्वाभाविक है, वो तो होगी, क्योंकि बच्चे को शुद्ध अशुद्ध क्या नहीं पता है ना। जब तक वो 3-4 बार चीजों को नहीं ज्ञान करेगा, किसी एग्जाम में नहीं देखेगा। ये काम टीचरों का होता है। स्कूली लेवल पर तो ठीक है, हम जब कंपटीशन लेवल पर पढ़ा रहे हैं ना, तो हम लोग बहुत सारी चीजों को क्रॉस चेक करते हैं, उसके बाद बताते हैं। उसके बावजूद भी चूक हो जाती है, क्योंकि गलतियां होना तो स्वाभाविक सी बात है, पर उसको सुधारना ये हमारा कार्य है। बिना विवेचन के आत्मविश्वास नहीं होगा, और आत्मविश्वास के अभाव में भाषा पर अधिकार करने की कल्पना सार्थक नहीं है। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना। अगर बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो कैसे किस चीज को प्रेजेंट कर पाएगा? अगला देखिए, अब पढ़ते हैं हम लोग आधुनिक विधियां। आधुनिक विधियों की अगर बात करें, तो आधुनिक विधियों में सबसे पहले है आगमन विधि, वेरी वेरी मोस्ट है। प्रयोगकर्ता थे अरस्तु। यह विधि मनोवैज्ञानिक में सर्वश्रेष्ठ विधि कहलाती, मनोविज्ञान में। इसमें क्योंकि शिक्षण सूत्र दिए होते हैं, याद रखिए ये सूत्र है ना, ये विधियां नहीं है। उदाहरण से नियम की ओर, पहले उदाहरण समझाना, फिर नियम को समझाना, नियम बाद में रटाना। ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो मतलब पहले बच्चों को जो पता है, समझ है, फिर उसके बाद अज्ञात की ओर पहुंचे। विशिष्ट से सामान्य की ओर, पहले बच्चे को जो कुछ बताया है वो बड़ा ही विशिष्ट है, फिर उसको जनरल करके बता दो तो वो अपने आप समझ लेगा, अरे ये तो बड़ा इजी था, कोई बड़ा आसान हो। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मतलब जो चीजें बड़ी बड़ी है उसको बताइए, फिर उसमें एकदम गहराई से जाकर उसकी सूक्ष्मता एक से बारीक बारीक सी बारीकियों को बताइए। मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब जो दिख रहा है, मूर्त मतलब जो दिख रहा है, फिर उसको अमूर्त की ओर बताइए। जैसे स्वरों की बात करें, ठीक है, जैसे स्वर अ आ ई ई है, तो हम उसको कई बार देख लेते हैं ना, स्वरों को बने हुए है ना। फिर उसके अमूर्त की बात करें, तो उसके उच्चारण की बात अगर करें, तो उसका उच्चारण तो हमारे लिए अभी अमूर्त है। तो उसको बताइए कि उच्चारण कैसे करना है। तो ये जो हमारी मुखमंडल की आभाएं हैं, है ना, जिसमें कंठ, तालु, मूर्धा, ये मूर्त है। फिर उनको फिर दिखाओ, फिर उसके उच्चारण कराओ, तो वो तो अमूर्त है ना उच्चारण, उस उच्चारण को नहीं देख सकते, और सुन और महसूस कर सकते थे, है ना, वर्णों को देख लेते हैं, तो वो मूर्त बन गए। सरल से कठिन की ओर,
अब यहाँ पर थोड़ी सी बात बदल गई। कई बार क्या करते हैं, कठिन से सरल की ओर नहीं, पहले सरल सरल चीजें बताएं, फिर कठिन की तरफ। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, जो आंखों देखा है उसको प्रमाणित कीजिए। पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर, बच्चे ने जो पिछली कक्षा में सीखा है उसी चीज को जोड़ते हुए नई कक्षा की तरफ ले जाए और नवीन ज्ञान की तरफ जोड़िए उसको, बहुत अच्छे से सीख जाएगा। ये होते हैं शिक्षण सूत्र। इसलिए आगमन विधि वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे विधि कहलाती है। अब पढ़ते हैं आगमन विधि की पूरी बारीकियां। आगमन विधि में वाक्य व्याकरण शिक्षण का प्रमुख आधार होता है। वाक्य और व्याकरण शिक्षण दोनों पर जोर देती है। इसको कुछ चीजों के माध्यम से या स्टेप्स के माध्यम से या सोपान के माध्यम से सीखा। उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, छात्रों के समक्ष कुछ विशेष उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर उसके बाद में उसके नियम बताए जाते हैं। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो इसमें अ प्लस आ का मेल हुआ है और ये क्या बन गया है, आ। अब ये ऐसा क्यों हुआ है, तो हमें उसको बताना पड़ेगा कि दीर्घ स्वर का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, कैसे होती है, तो यह है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि आ प्लस आ कैसे मिला। तो हमें बताना पड़ेगा, संधि में नियम ये कहता है कि किसी मूल शब्द के अंतिम अक्षर में जो वर्ण छिपा होता है उसकी बात करें, तो किसी मूल शब्द के या किसी शब्द के पहले अक्षर, पहले शब्द के अंतिम वर्ण का मेल दूसरे शब्द के पहले वर्ण से कराने, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि। समझ रहे हो साहब, संधियों का नियम ऐसा पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे ये लिखा है नाइफ, KNIFE, ठीक है। अब ये लिखा है निफे, NIFE। जबकि ये निफे एक क्रोड होती है ना, जो पृथ्वी की अंदर की जो आंतरिक कोर होती है उसके अंदर की ये जो पदार्थ वगैरह होते हैं उनकी बात करता है। ठीक है, अब उसी को नाइफ पढ़ लेते हैं। समझ रहे हो, लिखा के से है, पढ़ा एन से। ये अंग्रेजी के नियमों के साथ जब आप लोग जाएंगे ना तब पढ़े। तो ये नीफे भी हो सकता है, नाइफ भी हो सकता है, लोग ऐसा भी पढ़ते हैं। निकिल, NI, और फायरन ऑक्साइड, क्या फायरन और ऑक्साइड, फायरन, फायरन निकिल और ऑक्साइड ऐसा कुछ बोलते हैं, फिर लोहा वगैरह ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, जिनको नहीं पता है वो तो नीफे पढ़ेगा, पर जिसको पता है वो तो नाइफ पढ़ेगा ना, इसको चाकू पढ़ेगा, इसको भी चाकू पढ़ेगा। तो ये अंग्रेजी नियम के साथ, पर हिंदी में चाकू तो चाकू होता है। अब अगर हम उसको छोटा ऊ के साथ लगा देंगे तो ये चाकू हो जाएगा। तो हमें चाकू नहीं चाहिए, हमें चाकू चाहिए। ये लिखने पढ़ने का या भाषा उच्चारण का सही रूप। निरीक्षण करना या तुलना करना, उदाहरणों में किसी एक सामान्य विशेषता का पता लगाना, जैसे उक्त उदाहरण में देखा जाए तो यहाँ पर के का साइलेंट रूप है। अब ये क्यों है, कैसे है, ये हमें अंग्रेजी वाली चीजों में सीखना पड़ेगा। यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको कब पता है, यहाँ स्वर डायरेक्ट आया है और यहाँ व्यंजन के साथ आया है। तो बच्चों को आपको बताना पड़ेगा कि जो पहला शब्द होता है वो भी अर्थपूर्ण होना चाहिए, बाद वाला शब्द भी अर्थपूर्ण होना चाहिए, या फिर उपसर्ग प्रत्यय के रूप में होना चाहिए, या फिर अंतिम वाला जो स्वर होता है वो डायरेक्ट दिखना चाहिए, और पहले वाला जो शब्द का जो स्वर होता है वो व्यंजन के साथ होना चाहिए। डायरेक्ट अगर आ गया तो भी व्यंजन मतलब स्वर संधि, स्वर संधि नहीं बनेगी। तो इसको निरीक्षण करना कहते हैं। नियमिनीकरण या सामान्यीकरण, अब नियम बना लो। उदाहरण की समस्या को देखते हुए किसी सर्वमान्य नियम या सिद्धांत की स्थापना कर दीजिए कि भैया, जब भी हम संधियां बनाए, स्वर संधि खास करके मैं स्वर संधि को बता रहा हूँ ना, इसलिए जब भी कभी हम स्वर संधि को पढ़े तो ध्यान रखें कि जो पहला शब्द का अंतिम वर्ण होना चाहिए, जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो होना चाहिए वो या तो छोटा स्वर होना चाहिए या बड़ा स्वर होना चाहिए। ठीक है, और व्यंजन के साथ होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और जो बाद वाला स्वर होगा वो डायरेक्ट दिखाई देना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखे। अब ये नियम बना दो तो बच्चा बड़े आसानी से जमा जाए। जब चार ऑप्शन देखेगा तो बोलेगा यार, उदाहरणों में देखेगा तो बोलेगा अरे यार, ये गलती है, ये गलती है, सर ने ऐसा समझाया था। इसको कहते हैं बारीकियां। मूल्यांकन या सत्यापन की पुष्टि, नियम की सत्यता सिद्ध करने के लिए कुछ उदाहरण देख लीजिए। और उदाहरण देखो, यहीं पर देख लीजिए, ये देखिए,
मूल शब्द के अंतिम अक्षर में जो वर्ण है उसमें स्वर निकालना पड़ रहा है और यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है। इससे क्या होता है? तो जब दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा आ बनेगा। अब बड़ा आ बनेगा तो जब इस व्यंजन में से अ को हटा दिया तो वह कैसा बचा हुआ था? आधा। जैसे उसमें वो आ जुड़ेगा फिर से वो क्या हो जाएगा? पूरा। और यहां से फिर क्या बचा हुआ है? लय। जब मैं आपको संधियां सिखाऊंगा ना तब बताऊंगा ये सब बारीकियां। ठीक है। सिर्फ रट लेने से काम नहीं होता, सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग उस शिक्षक बनने वाले हैं। और जब आप बहुत अच्छे से सीख कर जाएंगे ना तो बच्चों को वैसा ही सिखाएंगे। है ना? इसलिए सीखिए मुझसे। आगमन विधि के गुण या लाभ क्या है? छोटे या प्राथमिक स्तर के बच्चों को व्याकरण लिखने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अगर आप आगमन विधि का प्रयोग करेंगे तो बच्चों को पहले ऐसी बारीक बारीक सी छोटी छोटी चीजें बताइए ना। उसके बाद फिर उदाहरण समझाओगे ना। तो और उदाहरण बता दो और फिर उनके अंदर की पूरी बारीकियां बता दो कि बेटा ये ऐसा बना था, ये ऐसा बना था। फिर उस पर प्रैक्टिस करो तो बड़ा मजा आएगा। इस विधि का प्रयोग करके बालकों में खोजी प्रवृत्ति की विकृति आती है, प्रवृत्ति आती है। खोजी प्रवृत्ति मतलब बालकों के अंदर नई नई चीजें खोजने का भी प्रयास होता है, किस फिर और दिमाग लगाए। सर ये अपन ने ये ट्रिक ऐसे बनाई तो और ऐसा बना सकते हैं क्या सर, और ऐसा बना सकते हैं। फिर टीचर उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे और उदाहरण बनाकर प्रस्तुत करके देखे। अच्छा ऐसा बनता है। गणित में ऐसे ही तो ट्रिक निकालते हैं लोग और ट्रिक के मास्टर बन जाते हैं। इस विधि में प्राप्त ज्ञान स्थायी हो जाता है। फिर वो फिर कभी नहीं भूलेगा बच्चा। आज आप लोग देखो कई सालों से हिंदी पढ़ रहे होंगे, कई सालों से संधिया पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना? पर संधियों में भी फंस जाते हैं क्योंकि बारीकियां नहीं पता। अगर बारीकियां सीख लेते हैं तो कभी जीवन में कभी गलत नहीं होगा। इस यही कारण है कि हम बार बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें आदत सी हो गई ना, हमने बारीकियां सीखी नहीं, इसलिए हम बार बार पढ़ रहे हैं। अगर बारीकियां सीख लेते तो बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उदाहरण देखो काम खत्म करो। बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास क्या होता है? क्योंकि यह स्व अधिनियम प्रक्रिया है। स्व अधिनियम मतलब जो वो सीख रहा होता है स्वयं से करके सीख रहा होता है ना। और मनोविज्ञान यही कहता है कि बच्चा स्वयं से किसी कार्य को पढ़कर करके सीखे। मनोविज्ञान स्वयं करके सीखे। और ये इसी पर दे रहे हैं, स्वाधिनियम पर। छात्रों में सीखने की रुचि व जिज्ञासा भी पैदा होती है। मनोविज्ञान ये भी कहता है कि कोई भी कार्य रुचिकर हो और बच्चे स्वयं से करके सीखे। मनोवैज्ञानिक विधि स्थायी ज्ञान के लिए उपयुक्त है लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए नहीं होती। ये मान लिया है कि छोटी कक्षाओं के लिए नहीं है, पर शुरुआत तो छोटी कक्षाओं से ही बच्चों के बेस तो वहीं से बनते हैं ना। उदाहरणों द्वारा परीक्षण व प्रेक्षण से स्थायी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है। मनोवैज्ञानिक विधि स्थायी ज्ञान के लिए तो उपयुक्त है लेकिन छोटी कक्षाओं के लिए नहीं हो। पर नींव तो यहीं से रखी जाती है ना। तो आप उसको छोटे स्तर पर कराइए, क्योंकि आप जब उसी विद्यालय में शिक्षक होंगे वही बच्चे तो अगली कक्षाओं तक जाएंगे ना साहब। तो ये आप ही का तो काम है ना फिर। छात्रों की आलोचनात्मक तथा तार्किक शक्ति का विकास भी हो जाता है। छात्र केंद्रित विधि होती है, शिक्षक केंद्रित नहीं होती है, मनोवैज्ञानिक रूप से उपयोगी होती है। ये सारे बिंदु थे। आगमन विधि में कुछ दोष भी हो सकते हैं। पहला दोष, उच्च स्तर के बालकों को व्याकरण सीखने के लिए यह अनुपयुक्त विधि मानी गई है। क्योंकि ये छोटे स्तर पर है। उच्च स्तर पर तो भाई आपको सिर्फ काम करके आगे बढ़ना है बड़ा, क्योंकि बड़े स्तर पर विषयों की संख्या भी ज्यादा हो जाती है और विषय वस्तु में चीजें भी ज्यादा होती, पाठ भी ज्यादा होते हैं। इस विधि में बहुत अधिक समय और परिश्रम लगता है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में समय अधिक होता है, परिश्रम भी लगता ही है, कम लगता है वहां पर बच्चे जल्दी सीख लेंगे। अगर उनका बेस मजबूत होगा तो यहाँ बड़े स्तर पर तो उसके उपयोग की फिर आवश्यक सिर्फ उपयोगी करना है ना उसको। अनुभवी एवं प्रशिक्षित अध्यापक ही इस विधि का सफलता से प्रयोग करते। देखो मैंने यही बात अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि जिनके पास अनुभव होगा, जो सीखे होंगे, जो अच्छे से बारीकियां जानते हैं, जो शिक्षक बहुत बारीकी से जानता है, वही इस विधि का प्रयोग कर सकता है, हर कोई नहीं करते। सीखने की गति धीमी हो जाती है। हाँ, देखो मैंने एक और बात कही थी कि मुझे पढ़ाने के लिए 4 से 5 महीने या 3.5 4 महीने लग जाते थे और बाकी लोग 1.5 महीने में भी हिंदी खत्म कर देते थे पढ़ाने। यहाँ ऐसा नहीं है साहब। अगर मैं पढ़ाना ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन में तो ऐसा है कि समय
सिर्फ मुझे सुनाना है ना, वहां तो लिखाना भी है, प्रत्युत्तर में जवाब भी देने होते हैं, समय लगता है। परिणाम पूर्णतः विश्वसनीय और सत्य नहीं हो पाते हैं। देखिए, परिणाम कई इसलिए विश्वसनीय नहीं हो पाते क्योंकि कुछ हटके बता रहा है ना टीचर, परंपराओं से रीतियों से बाहर जाके काम कर रहा होता है ना, इसीलिए। अच्छा, मेरी एक आदत थी कि मैं ना जब ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता था, है ना, जब ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाता था तो बच्चों को मैं एमसीक्यूज बहुत कम कराता था, टेस्ट पेपर बहुत कम देता था। कई लोग मुझे इस बात को लेकर चिढ़ते भी थे, गुस्सा भी करते थे, बच्चे बोलते भी थे कि सर आप क्वेश्चन क्यों नहीं कराते हैं। तो मेरा ये कहना था कि मैंने इतना बारीकी से पढ़ा दिया कि बेटा तुम अगर डायरेक्ट पेपर में भी देकर जाओगे ना, पेपर देने के लिए, तो भी बन जाएगा। और मेरी एक बुक होती थी, मैं उस बुक के होता था कि भाई लीजिए आपका काम हो जाएगा। बुक का मतलब ये था वहां पर, बुक ऐसी थी कि प्रैक्टिस के लिए पर्याप्त थी। ये कराता था, बुक से ही करा देता था, पेपर नहीं कराता था, बुक से ही करा देता था, ऐसा हो जाता। तो आप बुक से क्वेश्चन जो है वो कर लीजिए। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आगमन विधि के भाग होते हैं दो। एक होती है प्रयोग प्रणाली या विधि, और दूसरी होती है सहायक प्रणाली या विधि। उदाहरणों का स्पष्टीकरण सामान्य रूप से करते हुए नियमों का उल्लेख करना चाहिए, इसको कहते हैं प्रयोग। सह प्रयोग विधि, इसमें रचना शिक्षण व गद्य शिक्षण के साथ व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। मतलब जो आप पढ़ा रहे होते हैं गद्य पाठ वगैरह उसके साथ साथ व्याकरण सिखाते चले। शिक्ष आप कुछ क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। शिक्षण में सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो आगमन विधि है। आधुनिक शिक्षण विधियों में सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो आगमन निगमन विधि है, जिसमें आगमन निगमन दोनों का प्रयोग, उदाहरणों से सामान्य की तरफ जाए और सामान्य से उदाहरण की तरफ भी आ जाए, ये आगमन निगमन दोनों में होता है। जब ऑप्शन पर देखना, ये क्वेश्चन ऑप्शन पर आधारित होता है। व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण, यह किसका कथन है? डॉक्टर स्टीव का कथन है। व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो आगमन निगमन विधि है। ऐसा कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है। अब निगमन विधि जो है आधुनिक में, तो भैया वो कल पढ़ेंगे। आज आप लोगों को बहुत सारी विधि और बहुत अच्छी अच्छी बातें पढ़ा चुका हूँ। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, इंतजार कीजिएगा। इतिश्री जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, काफी पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी जो भाषा में व्याकरण की उपयोगिता है या महत्व है, इसको पूरा पढ़ाकर कंप्लीट कर दें, फिर अगले विषय पर पहुंचे। क्योंकि समय बहुत कम है, 10 तारीख से आपके एग्जाम होंगे ही होंगे। ऐसा अभी नई जो सूचना ही है, कल जो एक नया उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया है, उसमें दिया हुआ है कि 10 नवंबर से आपके एग्जाम होंगे। इसलिए तैयारी रखिएगा जारी। मैं एमसीक्यूज करा दूंगा, तो आपकी हिंदी तो बहुत शानदार हो जाएगी, घबराइए नहीं। और मैं बाल विकास पर भी कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाकर आप लोगों को चीजें समझा सकूं। तो आज के लिए इतना ही। इति श्री जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा, बने रहिएगा दिनेश सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल।